हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी अल्टीग्रेट लेक्चरर की तैयारी बिल्कुल मस्त चल होगी। साथियों, आप जानते हैं हम आपके जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहे हैं। जनरल स्टडीज में आज हम लोग करंट अफेयर्स का सेट 5 कवर करेंगे। जी हाँ साथियों, आप जानते हैं ये वीडियो शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर नियमित तौर पर आपको प्राप्त होती है, जो कि किसी भी प्रकार के अगर आप गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए। साथियों, आप जानते हैं कि जो क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखते हैं, जो फैक्ट, जो डाटा हम देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो अगर आप उनको नहीं लिखेंगे तो आप उन्हें भूल सकते हैं, और लिखेंगे तो आपका बहुत समय जाएगा। इसलिए आप सबके कहने पर मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी फीस पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूं, जो कुछ मैं बोलता हूं, वो सब कुछ लिखे हुए फॉर्म में भेज दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो भी 6 दिन मैं पढ़ाता हूं, संडे को टेस्ट ले लिया जाता है, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होती रहती है। लास्ट संडे को जो टेस्ट हुआ था उसमें बहुत सारे साथियों ने 100% स्कोर, फिर 97, 95%, 92%, 90%, मतलब अच्छा स्कोर करते हैं। निश्चित तौर पर में आपको मोटिवेशन मिलता है और आप लगातार उसके लिए प्रयास करते हैं, तो इसकी वजह से आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। साथियों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम देखेंगे कि आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे भारत रत्न, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त जो है हम सूचकांक को देखेंगे, और जो है जो महत्वपूर्ण जो संगठन है उनको देखेंगे, आर्थिक परिदृश्य को देखेंगे, और भी जो भी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उनको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप देखिए, भारत रत्न, ठीक है। अगर हम भारत रत्न की बात करें तो उसमें जो है सबसे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानना चाहिए। अगर हम बात करें, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत सबसे पहले हुई 1954 में। कब हुई? 1954। क्वेश्चन बन सकता है भाई, ठीक है। और उसके बाद ये 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें भारत रत्न पुरस्कार का आकार की, तो ये किस आकार का होता है? पीपल के पत्ते के जैसे। आप गांव में देखते होंगे, जो पीपल का वृक्ष होता है उसका जैसे पत्ता होता है, उसी आकार का ये जो है पुरस्कार भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है। खेल जगत में हम बात करें, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, ठीक है। क्रिकेट का भगवान कहा जाता है सचिन तेंदुलकर साहब को। तो खेल जगत में सबसे पहले उन्हीं को दिया गया था। और इसके साथ साथ भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन साहब। कौन है? सीवी रमन साहब है, ठीक है। भारत रत्न देने की जो सिफारिश जो है किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको आप देख लें। और हम बात करेंगे मरणोपरांत पहला भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। अगर हम बात करें भारत रत्न की, जो 2024 में जो घोषणा हुई है, भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को घोषणा किया है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, ठीक है, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। ये 5 महत्वपूर्ण हस्तियां हैं जिनको पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, 2024 के अंतर्गत। और इनसे संबंधित कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हमें जानना चाहिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन उनसे बन सकता है। तो अगर हम बात करें जो है ये भारत रत्न प्रोवाइड करने की, तो अब तक कुल मिलाकर के 53, इन 5 लोगों को इंक्लूड करने को लेकर के 53 लोगों तक को अभी तक जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। अगर हम बात करें कर्पूरी ठाकुर साहब की, तो ये जो है 49 नंबर के जो है भारत रत्न इनको प्रोवाइड किया गया, यानी 49वें नंबर के प्राप्त करता है। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को, यानी 24 जनवरी 1924 को हुआ है, ठीक है। कहाँ? समस्तीपुर जिला, जो कि बिहार, पितौझिया, जो कि अब कौरपुरी गांव से के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनके माता पिता की अगर हम बात करें तो गोकुल ठाकुर और राम दुलारी। इनका निधन जो है 17 फरवरी 1988 ईस्वी में हुआ, और इन्हें जो ये फेमस थे जननायक के नाम से, ठीक है। इनको जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से जाना जाता है, और ये इनका लोकप्रिय जो है उपनाम था। अगर हम बात करें इनकी उपलब्धियों की, तो 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा जीते, ठीक है। 1970, 71 और 77 से 79, ठीक है, तक 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और 1967-68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। अगर बात की जाए बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की, तो कौन थे? यही कर्पूरी ठाकुर साहब, ठीक है। अगर हम इनके कार्यों की बात करें, तो भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को आरक्षण इन्होंने दे दिया, और 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाग आयोग की सिफारिशों को इन्होंने लागू किया, जिससे पिछड़ों को नौकरी में आरक्षण मिला। 1978 में एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया,
जिसमें ओबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी और महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 26% आरक्षण आरक्षित किया गया। ठीक है। बिहार में उर्दू की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा इन्हीं के जो है शासनकाल में या इन्हीं के द्वारा दिलाया गया। अगर हम विशेष में बात करें तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये 49वें व्यक्ति हैं। ठीक है। भारत के मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 17वें व्यक्ति हैं और बिहार के 5वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे लाल कृष्ण आडवाणी साहब का, जो कि 50वें नंबर के प्राप्तकर्ता हैं। 8 नवंबर 1927 को इनका जन्म हुआ कराची, जहाँ पर जो कि पाकिस्तान में अब है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अगर हम संगठनात्मक चीज़ों के ऊपर बात करें तो 1942 में जो है आरएसएस से जुड़े, 1980 में स्थापित भारतीय जनता पार्टी जो कि आज सरकार में है। ठीक है। उनके संस्थापक सदस्यों में से एक हैं ये लाल कृष्ण आडवाणी साहब। और राजनीतिक जो घटनाएं हुई हैं जैसे इनके जीवन की, जो 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू किए राम मंदिर समर्थन में। ठीक है। इस यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में जो है गिरफ्तार हुए। ठीक है। अप्रैल 1990 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अन्य उपलब्धियों की तो 1998 से 2004 तक गृह मंत्री के पद को सुशोभित किया इन्होंने। 2002 से 2004 तक उप प्रधानमंत्री रहे। ठीक है। 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन उस बार ये चुनाव नहीं जीत सके भाजपा पार्टी। ठीक है। अगर हम बात करें इनकी आत्मकथा की तो माई कंट्री माई लाइफ के नाम से, और इनको कुछ और सम्मान दिए गए थे, जैसे पद्म विभूषण कब दिया गया था? 2015 में। आगे हम बात करते हैं 91वें प्राप्तकर्ता भारत रत्न MS स्वामीनाथन। ठीक है। इनका पूरा नाम मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन है। ठीक है। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम जो कि तमिलनाडु में स्थित है वहाँ पर हुआ था, और 28 सितंबर 2023 जो कि चेन्नई में इनका निधन हो गया। भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको माना जाता है। इनका मुख्य योगदान भारतीय कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि। ठीक है। प्रमुख इनके पुरस्कार की अगर हम बात करें, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में इनको प्रोवाइड किया गया था। ठीक है। भारत के अगर इनको सम्मान की बात की, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनको सारे जो है पद्मश्री पुरस्कार इनको प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है। पद्म पुरस्कार सभी दिए गए हैं। अगर हम बात करें PV नरसिम्हा राव साहब की तो ये भारत के 52वें प्राप्तकर्ता हैं और इनका नाम पामुलपर्थी वेंकट नरसिम्हा राव है। और अगर इनकी जन्म की बात करें तो 28 जून 1921 लक्नेपल्ली वारंगल जो कि वर्तमान इस समय तेलंगाना में है। और इनके पिता का नाम सीताराम राव, माता का नाम रुक्माबाई था। ठीक है। तो राजनीतिक जीवन में अगर हम बात करें 1991 से 96 तक 9वें प्रधानमंत्री रहे भारत के। ठीक है। 1971 से 73 आंध्र प्रदेश के 4थे मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। इसके अतिरिक्त ये रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किए। ठीक है। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है अधिनियमों का कार्यान्वयन उनके कार्यकाल में हुआ। पंचायती राज एवं नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर हम बात करें चौधरी चरण सिंह की जो कि भारत रत्न प्राप्त करता है 53वें नंबर के, 23 नवंबर 1902 में नूपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में इनको प्रोवाइड किया गया। मृत्यु की अगर हम बात करें तो 29 मई 1987 में इनकी मृत्यु हो गई और जाट किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अगर इनके हम सम्मान की बात करें तो इनकी जयंती 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाई जाती है, जो इनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान, और ये हमारे किसानों के मसीहा के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है। 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 1967-68 एवं पुनः 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है। और 1979 से 80 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान वे संसद नहीं गए थे। ठीक है। इस तरीके से, और इनका जो समाधि स्थल है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता भैया, इनका जो समाधि स्थल है वो किसान घाट है। ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं भैया। यहाँ पर देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025। उससे पहले यार अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप ना किया हो तो एक बार जरूर कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि ये वीडियोज बहुत मेहनत से बनते हैं और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025, संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों में और यहाँ पर हुआ है, इतना जो कि आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये देखो यहाँ पर जेमेक्स जो है एक्सरसाइज 2025 की अगर हम बात करें, भारत जापान के बीच में हुआ, जापान के पश्चिम में जो कि नौसेनाओं के बीच में हुआ। ठीक है। 5वां समुद्र शक्ति एक्सरसाइज यानी अभ्यास
2025 में, जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, इसी तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारे जो सैन्य अभ्यास हुए हैं उनको एक बार सरसरी निगाह में आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखो सब तो नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार आप देखे रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है ये आप जब एग्जाम में आपके सामने आएगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके तैयार नहीं हो रहे हैं, याद नहीं हो रहे हैं, तो बहुत घबराइए नहीं कि यार ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। एक बार आप अच्छे से 1-2 बार पढ़ लीजिए जो अपने पास जितना समय है। बाकी समय जब आएगा निश्चित तौर पर अगर आप सही तरीके से पढ़े होंगे तो आपका काम वहाँ पर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से अगर हम बात करें 14वां मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच, जो कि उमराव मेघालय में हुआ था और थल सेनाओं के बीच हुआ। इसी तरीके से अन्य जो भी अभ्यास हुए हैं, जा माता जो कि अभ्यास है 2025 में भारत जापान चेन्नई तट पर नौसेनाओं के बीच में हुआ है। और उसके बाद सस्टेनेबल पावर ईरान द्वारा हुआ है। ठीक है, ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में थल सेना में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जो भी सैन्य अभ्यास अभी तक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण पर वो रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए ये है आपका प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 भारतीय सेनाओं के मध्य हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि थल सेना का जो है ये अभ्यास था। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े यहाँ पर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में। देखो यार बहुत घबराइए नहीं, जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, अगर आप चाहते हैं कि ये सब आप इसको आपको पीडीएफ के रूप में दे दिया जाए तो आप जो नंबर मैंने बताया है उस नंबर पर जो है कांटेक्ट करके आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, और ग्रुप में आपको ये जो है पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें संगठनों की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या संगठन, तो संगठन में हम देखें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में स्थापना हुआ, मुख्यालय इसका जिनेवा में है। अगर देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा भाई जाते हैं क्वेश्चन इस तरीके से, तो इनको एक बार जरूर आप देख लीजिएगा। इसके जो अध्यक्ष की हम बात करें, ठीक है, प्रमुख की बात करें तो महा गिलवर्ट्स होंगबो हैं और इनके कुल मिला के सदस्य 187 है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंटरपोल 1923 में लियोन्स फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और महाजुर्गेन स्टॉक जो कि इसकी जो है प्रमुख अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं। सदस्यों की संख्या 194 है और 194 सदस्य किरिबाती से है। ठीक है, इस तरीके से राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की स्थापना को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी भैया, देखो 1945 में, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जो कि 1945 ईस्वी में जो ये स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में, और इसकी जो प्रमुख हैं वो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा है। ठीक है, विश्व बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक की, तो 1945 में ये इसकी स्थापना हुई और वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष इसके कौन है, अजय बंगा साहब हैं। ठीक है, और इसमें कुल मिलाकर 189 सदस्य हैं। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर जो प्रमुख संस्थान हैं उनके बारे में बाकायदे दिया हुआ है, और ये जो फैक्ट है इसको आप इतना तो देख ही लीजिए कम से कम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का ये इस संगठन का जो है स्थापना 1965 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और अचीम स्टेनर इसके जो है प्रमुख हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखें G15 जो कि 1989 में स्थापना और इसका जो मुख्यालय वो जिनेवा में है। और इस तरीके से यहाँ पर अगर देखें हम तो 17 विकासशील देशों का ये संगठन है। और अपेक में हम बात करें तो सिंगापुर, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब आगे हम बात करेंगे विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक जो कि 2023 से 25 के बीच में जारी किए गए। आप जानते हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें सतत व्यापार सूचकांक 2025 की, ठीक है, तो जो जारी करता है वो कौन जारी करता है, वो जारी करता है हिनरिच फाउंडेशन IMD। ठीक है, और ये इसमें जो कुल देश शामिल हैं वो कितने हैं, 30 देश शामिल है। अगर हम बात करें जो है शीर्ष देश का तो वो कौन है, यूनाइटेड किंगडम है। और भारत का स्थान 23वां है। 30 में हमारा स्थान कितना है, 23वां है 2024 के अनुसार। तो इस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर आगे वैश्विक भूख सूचकांक, ठीक है, तो ये 2024 का है और ये संस्था जो जारी करती है वो है बिल्थुंगर हिल्फे। ठीक है, 123 देशों के बीच ये जो है शामिल किया जाता है और पहले नंबर पर है आर्मेनिया
और हमारा स्थान है 102वां। ठीक है, 2024 में 105 था, अब बढ़ करके क्या होगा 102वां। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अलग अलग आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की अगर हम बात करें, द हेरिटेज फाउंडेशन जो कि 176 देशों का समूह है और इसमें हांगकांग पहले स्थान पर है। हमारा स्थान कितना है हमारे देश का 128, 2024 में 84 था। इस तरीके से अलग अलग तरीके से जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो कि 167 देशों का है और इसमें जो टॉप पर है वो फिनलैंड है और हमारे देश का स्थान 99वां है। ठीक है, अगर हम बात करें इसी तरीके से वैश्विक शांति सूचकांक 2025 तो इसमें जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये किया जाता है। 163 देश शामिल हैं और सबसे ऊपर पहले नंबर पर आइसलैंड है और हमारे देश का 155वां स्थान है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, इसमें अगर हम देखें तो विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, के द्वारा ये जारी किया जाता है। 118 देश शामिल हैं और स्वीडन पहले स्थान पर है। और अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश का स्थान 71वां है, 2024 में 63 था। इसी तरीके से ये बहुत सारे सूचकांक यहाँ पर जारी किए गए हैं, रैंक जारी किया गया है, जिनको आपको आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। एक बार आप सरसरी निगाह में जरूर इनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में जारी किया जाता है पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। तो ये इसमें जो है कितने देश शामिल है, 97 और रूस पहले स्थान पर है, भारत का 10वां स्थान है। ठीक है, इसी तरीके से अब आगे हम देखेंगे आर्थिक परिदृश्य, जी हाँ, जो कि आपके इस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम बात करें हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। देखो भैया, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि मिनी रत्न का दर्जा किसको दिया गया, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। ठीक है, अगर हम बात करें तेलंगाना सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन करने वाला राज्य बन गया, तो ये भी भैया क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यूपीआई का ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तेलंगाना में। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल की हम बात करें तो 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। ठीक है, आरबीआई ने एक बोर्ड की स्थापना की है, उसका क्या नाम है, भुगतान नियामक बोर्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें यूपीआई में प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। अगस्त में अगर हम बात करें, अगस्त में बेरोजगारी दर घट करके 5.1% हो गए, 5.1%। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगस्त में भारत का जीएसटी संग्रह बढ़ करके लगभग 1.86 ट्रिलियन हो गया। इस तरीके से हम आगे यहाँ पर देखते हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें, पूछा जा सकता है कि भारत विश्व का मतलब क्या स्थान है चाय निर्यातक में। ठीक है, तो कौन है, दूसरा स्थान है और पहला किसका है, चीन का है। तो शंघाई शहर एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया है। ठीक है, जस्ट पे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी। ठीक है, जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, ये घोषणा की गई है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट जो भी डाटा है, फैक्ट हैं, वो आपको दिए गए हैं। आप एक बार इनको जरूर अच्छे से देख लें, तैयार कर लें, जिससे आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है गलत ना हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया। ये भी पूछा जा सकता है कि किस अभिनेता का डिजिटल अवतार लॉन्च किया गया, तो किसका जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। अगर हम बात करें भारत की जीडीपी की, वित्त वर्ष 2025 में 6.8% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इसी तरीके से आगे हम देखेंगे भैया यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को हाल ही में ओपन एआई ने नया जो है एटलस लॉन्च किया है। ठीक है, क्या लॉन्च किया है, एटलस लॉन्च किया है। ये भी पूछा जा सकता है भैया आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, मैत्री सेकंड है। ठीक है, भारत में आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर दुबई में शुरू किया गया है। इसी तरीके से आगे हम देखेंगे भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग जो है जयपुर में किया गया। कहाँ पर किया गया, जयपुर में। तो ये भी आपको इतना भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना चाहिए। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन जो है हैदराबाद में किया गया है। और भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देखो यहाँ पर, उनको भी आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे आपका ये सारा चीज़ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये यहाँ पर कवर होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य में, ठीक है, ताइवान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए
टी डोम जो है नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा किया गया। ठीक है। अगर हम इसी तरीके से शत्रु ड्रोनों को वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना द्वारा सक्षम रक्षा प्रणाली लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो और भी चीज़ें हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 अक्टूबर को भारतीय सेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया। और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आप उनको यहाँ पर एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, जैसे भारत नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल खरीदेगा। ठीक है, राफेल खरीदेगा भारत जो है नौसेना के लिए फ्रांस से। ठीक है। तो इधर देखिए आगे यहाँ पर इसी तरीके से हम अगर बात करें, भारत ने स्वदेशी मिसाइल का उड़ीसा से परीक्षण किया। ठीक है। तो ये सब आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तेजस MK1 प्रोटोटाइप में जो है क्या ऑस्ट्रिया जो है मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है। भारतीय नौसेना ने गुआम में भारतीय सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया। 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखें, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट डाटा है, उनको आप तैयार रख लीजिए। इस तरीके से आप जो है जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट डाटा थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, उनको हम लोगों ने कवर किया। बाकी आप एक बार PDF जो है ग्रुप में भेज दी जाएगी, वहाँ पर देख लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप उनको अच्छे से थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा। इस तरीके से हम इस वीडियो के माध्यम से विदा लेंगे। उससे पहले यही कहेंगे कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ना किया हो तो कर लीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।